देखो, इसमें हम लोग को मेनली तीन चीज़ जानना है। सबसे पहले अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है, मान लो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो नीचे की ओर दिखाया गया है, मैग्नेट की वजह से बनेगा फील्ड, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मान लो कि कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें इंटर कर रहा है, तो इंटर कर रहा है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होता है वो हम लोग निकालते हैं फार्मूला Q इंटू वी एक्रॉस बी से। तो पहला चीज़ ये जानना है। दूसरा, ये तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स हो गया, जब कोई चार्ज भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर घुस रहा है, इंटर कर रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स ए हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग को जानना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें अगर कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं, और फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स लगता है, ठीक है, इस वायर पर फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होता है आइडियल एक्रॉस बी, आइडियल एक्रॉस बी, या फिर इसी को हम लोग BIL भी बोलते हैं, इतना इसके बराबर होता है। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। आई हो गया जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर लेंगे, 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर लेंगे, और लेंथ हो गया इस वायर का लेंथ। तो ये डेरिवेशन कैसे आता है वो हम लोग को जानना है। और एक तो जानना है हम लोग को बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ बताता है कि किसी छोटा सा करंट एलिमेंट है, मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, बी का वैल्यू मान लो आर डिस्टेंस पे ही निकालना है। तो यहाँ पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हम लोग को बायोट सावर्ट्स लॉ बताता है। और एक तो और है तुम्हारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ भी वही है, वो भी सेम चीज़ ही बताता है, और बस ड्राइव करने का तरीका अलग अलग है। जैसे उसमें गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में, और एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकालते थे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर करके, वैसे इसमें भी दो टो है। ठीक है, तो हम लोग को कुल मिलाकर के ये चार चीज़ जानना है। एक QV मतलब चार्ज पर लगने वाला फोर्स, दूसरा करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स, सारा का सारा मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तीसरा में हम लोग का ये था कि किसी एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ओ। और चौथा हम लोग को जैसे गॉस लॉ उसमें पढ़ते थे, यहाँ पर है एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसमें भी हम लोग जानेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है आर डिस्टेंस पर। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट मान करके ड्राइव करते हैं, जैसे उसमें तुम्हारा रिंग या फिर स्टेट वायर की वजह से, स्टेट चार्ज वायर की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से निकालते थे। एक हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट मान लेते थे और फिर कूलम्ब्स लॉ लगाते थे वहाँ पर, और फिर इंटीग्रेट कर देते थे। तो वहाँ पर वो कूलम्ब्स लॉ था, वहाँ पर जिस तरह से वो कूलम्ब्स लॉ है, यहाँ पर हम लोग को बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ना होगा। एक छोटा सा एलिमेंट करंट कर लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे। और एक हम लोग पढ़े थे वहाँ पर गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम लोग इस तरह से घेर देते थे, और वहाँ पर घेरने के बाद हम लोग का जो ये बनता था, फार्मूला बनता था, वहाँ पर हम लोग का था EDS, इंटीग्रेशन ऑफ EDS बराबर चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर, यहाँ पर भी इसी तरह से बनता है। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे BDL, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब कि यहाँ पर जो वहाँ कूलम्ब्स लॉ था, यहाँ पर बायोट सावर्ट्स लॉ होगा, और जो वहाँ पर गॉस लॉ था वो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर सर्कुटल लॉ। बस ये चार चीज़ जानना है। अब एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं सारा चीज़। तो सबसे पहले इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है, बाकी के लिए डेरिवेशन है, इसके लिए कुछ नहीं है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो QV इंटू बी लगेगा। तो यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा डिफिनेशन दिया हुआ है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, मतलब कि कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। ए मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मूविंग चार्ज जो है इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, अगर किसी चार्ज Q को किसी मैग्नेट के अंदर लेके जाएंगे, और अगर उसका वेलोसिटी v है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा b का। ठीक है, इसके अलावा फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा का। तो कुल मिलाकर के जो हमारा फोर्स होगा वो QV साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो KQ भी साइन थीटा आ जाएगा, और अगर K को हम लोग सुविधा के लिए K को अगर 1 एज्यूम करें तो फोर्स हम लोग का आएगा QV भी साइन थीटा। कुल मिलाकर के हम लोग को आने वाला है फोर्स बराबर Q इंटू V एक्रॉस B, जो कि हम ऊपर बताए थे, Q इंटू V एक्रॉस B।
तो ये पहला पॉइंट है, इसको याद रखना है। और इसी से ये दूसरा वाला ड्राइव होता है, करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग बाद में ड्राइव करेंगे। अभी हम लोग को बस एक फार्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन तो बाद में कर लेना, टेस्ट में भी दे देंगे, वहाँ से भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में दिया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। तो इन यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन दिया है। फोर्स बराबर हम लोग ऊपर पर है क्यू भी साइन थीटा। अब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहा, ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री रहा और क्यू का वैल्यू 1 यूनिट रहा, भी का वैल्यू भी 1 यूनिट रहा, तो हमारा जो टोटल फोर्स होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की ओर। अगर यहाँ पर एक कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पर इंटर करता है, तो इस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो वैल्यू होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है। उसके बाद कुछ और स्पेशल केस लिया है। यहाँ पर एंगल देखो 90 डिग्री बन रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, भी का वैल्यू 1, क्यू का वैल्यू 1 और साथ में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये तीन कंडीशन। उसके बाद कुछ और कंडीशन लिया है। अगर थीटा 0 या फिर 180 डिग्री रहा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इधर है और चार्ज भी तुम्हारा इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज हो गया, ये बी का वैल्यू, बी का डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल 0 या 180 हो रहा है। 0 180 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्यू भी साइन थीटा, और थीटा 0 या 180 रहने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। याद रखना है इसको। अगर वेलोसिटी 0 रहा तो फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। वही अगर मोशन में रहेगा तो फोर्स लगेगा। या फिर करंट कैरिंग वायर, देखो वायर अगर हम लोग देखें तो वायर में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होगा, चार्ज तो है इसके अंदर, लेकिन जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा। करंट फ्लो होने से क्या हो रहा है, इसके अंदर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें वेलोसिटी आ जा रहा है, और जब तक वेलोसिटी नहीं आएगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए करंट कैरिंग वायर में फोर्स लगता है। फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो चार्ज है वो मोशन में है। लेकिन अगर तुम्हारा जो करंट कैरिंग वायर है उसमें अगर करंट नहीं कैरी हो रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब किसी वायर को या फिर चार्ज पार्टिकल को जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल को या फिर वायर को जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उन दोनों को अगर हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा 90 डिग्री रहा, जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री था, तो हम लोग का फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग यही सीखे हैं कि टोटल जो फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल का जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो क्यू भी साइन थीटा होता है। अब इसका स्पेशल केस हम लोग निकाल सकते हैं थीटा का अलग अलग वैल्यू रख करके। अब ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इट इज कॉल्ड टेस्ला। इसको टेस्ला से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर अभी ऊपर हम लोग देखें v1 रहेगा, थीटा 90 रहेगा, साइन थीटा 1 रहेगा, फोर्स 1 न्यूटन रहेगा, तो b का वैल्यू कितना होगा, 1 टेस्ला के बराबर। सेम चीज लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से अब हम लोग का तीसरा पॉइंट शुरू हो गया, बायोट सावर्ट्स लॉ जो हम बोले थे। पहला हम लोग को पढ़ना था क्यू भी साइन थीटा, दूसरा हम बोले थे वायर पर लगने वाला फोर्स, लेकिन वो अभी नहीं किया है, तो इसको ठीक है बाद में हम लोग देखेंगे, इसी की हेल्प से ड्राइव हो जाएगा। तीसरा हम बोले थे बायोट सावर्ट्स लॉ, चौथा बोले थे एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अभी हम लोग का बायोट सावर्ट्स लॉ शुरू हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट बी, किसी पॉइंट पी पर अगर बी का वैल्यू निकालना है किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वो जो डी पी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का डी का, ये जो लेंथ हम लोग डी एल ले रहे हैं यहाँ पर, और साइन थीटा का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर का। वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था Q1 का, Q2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था 1/r स्क्वायर का। यहाँ पर Q1 Q2 नहीं है, यहाँ पर करंट है, DL है, साइन थीटा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। तो अगर सबको मिला लेंगे तो dV बन जाएगा आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर।
अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पर रखेंगे तो के रख सकते हैं। तो आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर हो गया, और आइडियल साइन थीटा को हम लोग आई अक्रॉस डी एल लिख सकते हैं। तो हम लोग का डी बी जो है वो बन जाएगा, और के का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, और म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 10⁻⁻7 होता है। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू आइडियल अक्रॉस आर। ठीक है, यहाँ पर आइडियल फिर आर नहीं लिखेंगे, आइडियल साइन थीटा अभी हटाते हैं क्रॉस को, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है ना। इसको अगर हम लोग को लिखना है क्रॉस के टर्म में, तो क्रॉस के टर्म में लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू, यहाँ पर एक तो आर वेक्टर आर लगा देते हैं। तो वेक्टर आर लगाएंगे, अभी इसका जो डायरेक्शन है ना वो आर कैप है, यूनिट वेक्टर आर कैप लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आर कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर आर बटा मॉड आर। तो यहाँ से हम लोग का अब जो फार्मूला है वो बन जाएगा आइडियल साइन थीटा इंटू वेक्टर आर। ए डी एल एक वेक्टर है, छोटा सा लेंथ है, ए भी वेक्टर है। अब आर कैप का वैल्यू हम लोग रखेंगे वेक्टर आर बटा मॉड आर, तो ए बन जाएगा तुम्हारा आर क्यू। तो अब फार्मूला हो जाएगा 10⁻⁻7। अब यहाँ पर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है और बीच में साइन थीटा है, तो हम लोग इन दोनों वेक्टर को क्रॉस से ऐड कर सकते हैं, आइडियल क्रॉस आर बटा आर क्यू। तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है म्यू नॉट बटा 4 पाई, जिसको हम 10⁻⁻7 लिखे हैं, और आइडियल क्रॉस आर बटा आर क्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इसी को याद रखेंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेना है। अब वहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन देखते थे। यहाँ पर चार्ज पूरा वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, और हम लोग निकालते थे, पहले छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर पूरा का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। तो अभी हम लोग को देखना है बायोट-सावर्ट्स लॉ का। तो यहाँ पर चार्ज की जगह करंट कैरिंग वायर होगा, और बाकी वैसे ही θ1 θ2 एज्यूम करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको छोटा सा एलिमेंट है, इसको डी थीटा ले लेते हैं, और ए ठीक है, इसका लेंथ ए या फिर डी हम कर देते हैं, डी डिस्टेंस पे ए रखा हुआ है। हम लोग को ए वाला प्रूफ करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग वायर। ठीक है, और ए जो तुम्हारा एंगल गया है φ1 से φ2 तक गया है, वो हम लोग का ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर तो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, इसके वजह से हम लोग को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, डी स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल का जो वैल्यू है, एल यहाँ पर ए वाला जो छोटा सा एलिमेंट हम लोग डी एल लिए है ना, ये हम लोग का छोटा सा एलिमेंट है डी एल। ठीक है, और ये डी एल जो है यहाँ से एल लेंथ पर है, एल लेंथ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग डी एल लिए हैं। अब हमको रिलेशन लाना है एल और डी के बीच। एल और डी के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू एल बटा डी बेस बटा कॉट थीटा। अगर हम लोग लिखेंगे, ये गलती हो रहा है यहाँ पर, ये जो हम लोग आइडियल साइन थीटा लिए हैं, ये आइडियल और ए आर जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, इसके बीच का एंगल है, ये हम लोग का एंगल थीटा होगा। ठीक है, और इसको डी थीटा ना लेकर के डी फाई ले लेते हैं। ये जो छोटा वाला है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं डी फाई, ये वाला हमारा डी फाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कॉट थीटा कितना मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा बी बटा पी, और बी का वैल्यू एल है और पी का वैल्यू डी है, कॉट थीटा एल बाई डी। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एल बराबर डी कॉट थीटा
और एंगल जो हम लोग ले रहे हैं ना, यहाँ पर एंगल हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ले रहे हैं, तो ये जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं, इधर वाला जो एंगल मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉट थीटा कर लेते हैं, और जब ए माइनस कॉट थीटा होगा तो यहाँ पर भी निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग डी एल का वैल्यू अगर निकालेंगे तो डी एल बराबर आ जाएगा डी कॉसेक थीटा, डी कॉसेक स्क्वायर कॉट थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। और आर अगर हम लोग निकाल लें तो आर हमारा ए वाला डिस्टेंस है, तो आर और डी में क्या रिलेशन होगा, आर और डी में रिलेशन लाना चाहते हैं, क्योंकि आर तो हम लोग का एज्यूम किया हुआ वैल्यू है ना, तो आर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। तो बी हम लोग का होगा एल, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हम लोग का आर है और पी के जगह हम लोग का डी है, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा डी कॉसेक थीटा। अब डीवी का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अब जो हम लोग का डीवी होगा वो है म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, और म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, और फिर आइडियल साइन थीटा बटा डी स्क्वायर। तो अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, एक डी स्क्वायर का और दूसरा डी एल का। इसका वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, और डी एल का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो डी कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। पहले डी एल का वैल्यू पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और आई, अच्छा आई 2 बार हो जा रहा है ना, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और डी एल के जगह पर डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और नीचे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और कॉसेक स्क्वायर और साइन, एक कॉसेक और साइन खत्म हो जाएगा तो एक सिर्फ कॉसेक बचेगा, कॉसेक थीटा डी थीटा बटा कॉसेक थीटा डी थीटा बटा डी, एक तो आ रहा है डी, एक तो और यहाँ पर ये डी स्क्वायर नहीं होगा, ये आर स्क्वायर होगा ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर है तो ये आर स्क्वायर होगा। तब तो यहाँ पर फिर से गलती हो गया, ऊपर में डी रहेगा और नीचे में आर स्क्वायर रहेगा। तब क्या बच रहा है, तब ऊपर में डी कॉसेक थीटा बच रहा है और नीचे में आर स्क्वायर की जगह पर हम डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और डी कैंसिल हो रहा है यहाँ से और एक डी बचेगा, और कॉसेक और एक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऊपर आ जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, एक तो डी नीचे बचा है, ए डीवी का वैल्यू आया। तो अब डीवी का वैल्यू निकाल लेने के बाद हम लोग बी निकाल सकते हैं। बी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और साइन थीटा, एक तो डी नीचे है तो डी नीचे लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो इसको हम अगर φ1 से φ2 तक कर दें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा φ1 से φ2 तक। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी माइनस कॉस φ2, मतलब कि कॉस φ1 माइनस कॉस φ2। ये फाइनल हम लोग का रिजल्ट आ रहा है। तो क्या क्या करना पड़ा, सारा स्टेप्स एक बार देख, नोट कर लो, पहले नोट कर लेने के बाद स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ा।
अब देख लो इसमें क्या क्या हम लोग किए। सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर लिए, यहाँ से डी डिस्टेंस पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए डी एल लेंथ का, और डी एल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। फार्मूला वही था हमारा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे लिए अननोन एक आर था और एक डी एल था, क्योंकि ये सब हम लोग का खुद से माना हुआ था, तो हम लोग उसको रिप्लेस करने की कोशिश किए। एल पहले निकाल लिए, एल निकालने के बाद डी एल निकाल लिए। अब डी एल को हम लोग रिप्लेस कर सकते थे। उसके बाद उसी तरह से अब आर को रिप्लेस करना था, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का हेल्प लिए और आर बराबर हम लोग निकाल लिए डी कॉसेक थीटा। ठीक है, पहला स्टेप ए। सेकेंड स्टेप में हम लोग डी एल निकाले और आर का वैल्यू निकाले। थर्ड स्टेप में डी एल और आर का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद हम लोग को फाइनल ए वैल्यू मिला, म्यू नोट आई बटा 4 पाई और साइन थीटा डी थीटा बटा डी। अब यहाँ पर हमारे लिए अननोन कुछ भी नहीं था, एक डी थीटा था और इसको इंटीग्रेट करना था। मतलब चौथा स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट कर दिए और ये phi1 से लेकर के phi2 तक जो लिमिट था वो पुट कर दिए। हम लोग का फाइनल वैल्यू ये आ गया। तो ये एक डेरिवेशन है और एक डेरिवेशन और होगा वो सर्कुलर रिंग वाला। तो ए वाला हम लोग कर लिए। ए वाला सर्कुलर रिंग की वजह से कैसे निकालेंगे? मान लो ए वाला रिंग है, तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक छोटा सा एलिमेंट डी एल लेते हैं। तो यहाँ पर डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई बटा 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। साइन थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपने फिंगर को क्या करो कि अंगूठा को सीधा रखो और फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ। तो चारों फिंगर को जब घुमाएंगे तो ये जो अंगूठा होगा वो ऊपर होगा, मतलब कि ए हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और डीएल जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तो टेंजेंट होगा ना इस सर्किल पर। तो साइन थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई डी एल साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर रेडियस हमारा अगर आर है तो ए ले लेते हैं, और बी अगर निकालेंगे तो फिर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू नोट आई बटा 4 पाई इंटू आई, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का सारा कुछ कैंसिल होकर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा म्यू नोट आई बटा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा और 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नोट आई बटा 2, और आई 2 बार लिखा गया है, एक ही बार आई होगा, और आर से भी आर एक कैंसिल होगा, तो म्यू नोट आई बटा 2 आर आ रहा है। तो देख लो हम लोग का सेंटर पर कितना है, म्यू नोट आई बटा 2 आर। और वही अगर एन नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो फिर वो म्यू नोट एन आई बटा 2 आर हो जाएगा। ये तो 2 हो गया। एक और केस बनता है, अगर मान लो कि एक्सिस पर हम लोग को निकालने के लिए दे देता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ना, इसमें इस तरह का रिंग दे देगा और बोलेगा कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ से डी डिस्टेंस पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो इसमें करंट फ्लो करेगा इस टाइप से। ठीक है, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका है ना, और डायरेक्शन बताया नहीं। यहाँ पर अगर जैसे एक करंट कैरिंग वायर ए वाला है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग करते क्या है ना कि अपने अंगूठा को इस करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और इस वायर को पकड़ते हैं। तो पकड़ेंगे तो चारों जो फिंगर होगा इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर इस जगह पर हम लोग को कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो अंदर की ओर आएगा। ठीक है, अपने चारों उंगली को घुमाएंगे तो घुमाते हुए यहाँ पर जो उंगली आएगा वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और कोई अगर यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर चारों फिंगर को घुमाते हुए यहाँ पर लेकर के आओ, तो यहाँ पर फिंगर बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहाँ से अगर इस छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करके इसको, अगर यहाँ पर हम लोग अपने अंगूठा को इस डायरेक्शन में रखेंगे और चारों फिंगर को घुमाएंगे, तो पहले इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर
चारों फिंगर को घुमाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा वो ऊपर की ओर मिलेगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम इधर से ए जूम कर लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ए जूम करेंगे तो अंगूठा इधर रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में अंगूठा होगा, और उसके बाद चारों फिंगर को घुमाना है। ठीक आ रहा है। अंगूठा को इस डायरेक्शन में रख करके चारों फिंगर को घुमाएंगे तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पर परपेंडिकुलर। देखना, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर दिक्कत होगा तो बोलना। माइक तुम ठीक करवा लो, माइक के बिना दिक्कत हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लेकर के, और इस बार करंट का डायरेक्शन यहाँ पर इधर होगा ना, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में रखना होगा, और अंगूठा को इस डायरेक्शन में रख करके फिंगर को घुमाएंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, इस एंगल को थीटा जूम कर लिए, और ये जो लेंथ हो गया डी हो गया, इसका रेडियस हम ए जूम कर लेते हैं, ए इसका रेडियस हो गया। यहाँ पर हम लोग का छोटा सा डी भी बनेगा, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी छोटा ही होगा। तो इस डी का जो वैल्यू होगा, ये लेंथ यहाँ पर डी एल ले लिए हैं, छोटा सा एलिमेंट, ये डी हो गया, ए हो गया, इसको आर जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो डी बी मिलेगा, डी बी बराबर होगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, तो आई तो इधर ले लिए, डी एल बटा आर स्क्वायर। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जो हम लोग का साइन थीटा होगा वो तो आई और डी एल और आर के बीच का एंगल होगा। तो डी एल इधर, डी एल देखो ए वाला जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये हमारा आइडियल का डायरेक्शन है, और ए जो है आर का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो साइन 91 हो जाएगा, तो साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो होगा 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ से इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, और डीएल को डीएल ही रहने देते हैं, और आर तो हम लोग का एज्यूम किया हुआ है ना, तो आर स्क्वायर की जगह पर ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या डिस्टेंस हम लोग को पता रहेगा कहाँ पर निकालना है, रेडियस भी पता रहेगा सर्किल का, तो आर को रिप्लेस करके ए स्क्वायर और डी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो डीबी बन रहा है ना, तो डीबी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ऊपर होगा डीबी साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हम लोग को सिर्फ डीबी कॉस थीटा पर ध्यान देना है। तो डीबी कॉस थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो म्यू नॉट आई, डीबी का जो वैल्यू है वो रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और डी एल बटा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ए वाला एंगल जब थीटा है तो हम लोग थोड़ा अंदर मूव करते हैं, ए वाला थीटा है और ए वाला 90 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जा रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला एंगल आ रहा है हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ए एंगल फिर कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, कुछ गलती हो रहा है क्या, फिर 90 डिग्री तो ए एंगल होगा, ए वाला होना चाहिए 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ गलती हो रहा है। ए वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको अच्छा एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ए वाला इस तरह से जा रहा है ना, ए वाला फिर एंगल हम लोग का थीटा है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा, और ए वाला जब थीटा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी की जगह पर हम लोग को डी लेना होगा और एच की जगह आर लेना होगा, तो आर की जगह पर हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए वाला हम लोग का 90 डिग्री अगर है और ए वाला थीटा है तो ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा ही हो जाएगा, इससे तो अलग आ रहा है। तो फिर ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस
ए वाला 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ए वाला एंगल थीटा आ रहा है ना, ए हम लोग का एंगल थीटा होगा। ए रेडियस के साथ जो बन रहा है एंगल वो वाला थीटा होगा, और जब ए थीटा होगा तो हम लोग का कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, बी की जगह पर ए आ जाएगा क्योंकि बेस इसका ए है, और एच की जगह पर आर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ठीक है, तो ए डी बी कॉस थीटा ही हम लोग का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम लोग स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो इसको इंटीग्रेट करना होगा राइट साइड वाला को, तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई और इंटू ए बटा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और इधर 1/2 है, तो ऐड होकर के 3/2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई इंटू ए बटा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, डी एल कन्वर्ट होकर के टोटल लेंथ एल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट आई, आर रेडियस हम लोग का ए है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, यहाँ से ए कैंसिल होकर के 2 रहेगा नीचे में, 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आएगा। इसको नोट कर लो, अगर एक्सिस पर हम लोग को निकालने के लिए आया तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिए उसको एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो यहाँ पर करंट तो हम लोग को इधर हम लोग का मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पर देखें तो आइडियल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसी को हम लोग को पकड़ना है, तो इसको जब पकड़ेंगे ना और पकड़ करके अपने चारों फिंगर को घुमाएंगे तो फिंगर कुछ इस टाइप से घूमेगा, और इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा ना तो वो इधर डायरेक्शन हम लोग को बता रहा होगा कि इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम लोग डीवी जो लिए हैं इस डायरेक्शन में लिए, ये चारों फिंगर का डायरेक्शन है। ओके, 857 में छूटा नहीं ना कुछ, 857 में मैसेज की थी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 3 डेरिवेशन हो गया, अब इससे ज़्यादा और कुछ डेरिवेशन नहीं आएगा, एक सर्किल के लिए, एक लॉन्ग वायर के लिए, और एक तो तुम्हारा सर्किल के लिए ही एक्सिस पर कितना होगा वो 3 हो गया। अब इसमें स्पेशल केस हो सकता है, जैसे मान लो कि दे देगा कि डी बहुत बड़ा है, मतलब डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इसी में ले लेते हैं। हम लोग का वैल्यू लास्ट फाइनल ए आया है ना, अगर इसमें डी काफ़ी बड़ा रहा ए से, कहने का मतलब कि रेडियस के कंपेयर में डी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा जब डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ए वैल्यू ए इग्नोर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर ए और डी में डी बहुत ज़्यादा है तो ए तो लगभग निग्लेजिबल हो गया, तो 2d क्यू ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए क्यू बटा ए स्क्वायर बटा 2d क्यू। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग चेंज करें तो ए आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई इंटू पाई ए स्क्वायर, एक्स्ट्रा पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई से और 2 से, और जब मल्टीप्लाई किए तो 4 पाई से नीचे में डिवाइड कर देंगे तो इक्वली हो जाएगा डी क्यू। तो ए हम लोग का बन गया 2 म्यू नॉट, ए आ गया हम लोग का इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 इंटू एक तो 2 बच रहा है, और ए आई इंटू ए है, ए मतलब कि एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना, तो आई इंटू ए, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2m बटा डी क्यू। और एक किसके जैसा आ रहा है, देखो यहाँ पर ए जो हम लोग सर्किल लिए थे ना, तो सर्किल लेने से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था हम लोग का, सर्किल में करंट अगर मान लो इस तरह से मूव कर रहा है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने चारों फिंगर को इस करंट के डायरेक्शन में घुमा लेंगे। यहाँ पर अंगूठा इधर कर लो तो चारों उंगली आसानी से घूम जाएगा। तो ये वाला जो होता है ना, ये नॉर्थ पोल को शो करता है, मतलब करंट कैरिंग वायर अगर इस तरह से है, सर्किल में अगर करंट फ्लो कर रहा है
तो इसके वजह से दो पोल बनेगा, एक मैग्नेट तो बनेगा ही, तो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग एक्सिस पर ये जो वैल्यू निकाले ना, वो हमारा मैच कर रहा है उसके साथ। यहाँ पर जैसे एक प्लस क्यू चार्ज ले लो, माइनस क्यू चार्ज ले लो, डाइपोल, और डाइपोल की वजह से कुछ डी डिस्टेंस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो भी कुछ ऐसा ही आया था। उसमें हम लोग का जो वैल्यू आया था वो आया था 1/4πε0 इंटू 2p बटा dq। तो उसी से मिलता जुलता आ जाता है, डाइपोल वाला डाइपोल के एक्सिस पे जो आ रहा था ना, उसी से मिलता जुलता हम लोग का करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आगे देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए बस इसी में π/2 पुट कर देना है तो वो आ जाएगा। और ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल अभी हम लोग निकाले, ये आया था μ0/4π इंटू 2m/x3। एक्स हम लोग डी लिए थे एक्स के जगह पर, तो इसमें बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है, रिंग वाला हो ही गया। अब आते हैं, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ में क्या है, गॉस थ्योरम की तरह है। इसमें हम लोग का अगर जैसे मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो है एम्पियर सर्कुटल लॉ बताता है कि अगर इसको हम लोग यहाँ पर एक क्लोज पाथ अगर एक चूज कर ले, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ B.dl जो होगा, dl क्या है, dl मतलब कि ये जो पाथ हम लोग चूज किए हैं ना, इसका टोटल लंबाई जो कि 2πr के बराबर होता है, a बराबर होता है μ0 इंटू आई के। मतलब यहाँ पर जितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें μ0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो b इंटू डी के बराबर होगा। तो इसके हेल्प से हम लोग चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं r डिस्टेंस पर। कैसे निकालेंगे, तो B.dl मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पर b को बाहर रखो और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, इज इक्वल टू μ0 i लिख सकते हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, μ0 i/2πr। तो ये वैसा ही है जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे, किसी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है ना, वो इतना ही आता है, μ0 i/2πr। द एम्पियर सर्कुटल लॉ का इसी तरह से यूज करते हैं हम लोग, यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब यहाँ पर इसका हेल्प से दो चीज़ और निकालेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ दिया है, तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया जिसमें हम लोग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। दो और एप्लीकेशन है, एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड कैसा होता है, सोलेनॉइड कुछ इस टाइप का होगा, इसको हम हटा देते हैं। सोलेनॉइड हम लोग का जो वायर होता है कुछ इस टाइप होगा, इसी में वायर लपेटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मान लो अंदर की ओर वायर जा रहा है और यहाँ पर वायर बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस सोलेनॉइड का जो बाहर वाला एरिया होता है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अपने फिंगर को घुमाओ डॉट की तरफ, अगर मान लो कि करंट इधर इंटर कर रहा है ना, ऊपर में इंटर कर रहा है, तो एक इस टाइप का सर्कुलर रिंग बनेगा। अगर किसी एक को उठा लेना तो इस टाइप का एक रिंग बनेगा, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर निकल रहा है और इसमें अंदर की ओर जा रहा है। तो अपने फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो यहाँ पर अंगूठा जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है एम्पियर सर्कुटल लॉ का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक क्लोज्ड लूप लेना पड़ता है, जैसे कि गॉस लॉ या एम्पियर सर्कुटल लॉ में होता है। मान लो इस टाइप का क्लोज हम लोग एक एरिया ले लिए, इसका ए वाला लेंथ dl है, और यहाँ पर अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, B.dl इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। अब यहाँ पर मान लो कि n वायर होगा, तो n में आई करंट जा रहा होगा, तो n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और B.dl का मतलब यहाँ पर dl देखो कितना सारा है, 1 dl, 2 dl, 3 dl, 4 dl। तो कौन कौन सा हम लोग को लेना होगा, यहाँ पर 4 बार हम लोग को लिखना होगा, B.dl 1 प्लस B.dl 2 प्लस B.dl 3 प्लस B.dl 4।
और ए जो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई इंटू एन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ए जो हम लोग फर्स्ट वाला लिए हैं, फर्स्ट वाला में बाहर की ओर तो बी जीरो होगा, तो ए वाला जब बी जीरो होगा तो ए वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला में अगर हम लोग देखें तो डी एल इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 3 वाला में, तो ए भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ये 4 वाला भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का सिर्फ 2 वाला बच गया, बी डॉट डी एल 2 वाला बचेगा और ए म्यू नॉट आई इंटू एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डी एल, अच्छा यहाँ पर एन और एन लेंथ, ये तो ठीक है एन ही रहेगा। यहाँ पर एक एल भी आना चाहिए, एल कैसे आएगा? और पर यूनिट लेंथ हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से ए वाला जो लेंथ है, यहाँ पर टोटल वायर का जो लेंथ है वो तो एल हो जाएगा। एन जो हमारा है ना पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 कैसे आएगा नीचे, एक तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, ए म्यू नॉट आई एन इंटू एल आ गया, तो एल से एल कैंसिल, तो बी बराबर कितना आ रहा है? म्यू नॉट एन आई आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है म्यू नॉट एन आई बाई 2 दिया हुआ है, एन है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एल लेंथ के लिए एल से मल्टीप्लाई कर दिए। ये थोड़ा हम देख लेते हैं बुक में क्या दिया है। नहीं, म्यू नॉट एन आई ही दिया हुआ है, म्यू नॉट एन आई ही आएगा, यहाँ पर गलत है। ये हम लोग का आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई, ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर एक गलत दे दिया है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, टोरॉइड के लिए देख लेते हैं, इसको तुम नोट कर लो। उसके बाद टोरॉइड का देखते हैं। हाँ, तुम मैसेज करती हो ना, हमको पता नहीं चलता है, वो बैकग्राउंड में रहता है, जब हम मैसेज पर जाते हैं तब दिखाई देता है। टोरॉइड में कैसे निकालेंगे? टोरॉइड क्या होता है? जब टोरॉइड हम लोग का कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पर ये तुम्हारा टोरॉइड हो गया, और इसी में हमारा जो वायर रहता है ना, ये गोल गोल लपेटा हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम लोग को अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से एक एम्पियर सर्कुलर लॉ के अनुसार एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक तो क्लोज लूप बना लेते हैं, यहाँ पर इस टाइप से इसको घेर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो आर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी डॉट डी एल जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग का बराबर होगा म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न हम मान लेते हैं, इसमें टोटल क्लोज टर्न एन होगा, तो म्यू नॉट एन इंटू सब में करंट आई फ्लो कर रहा है तो आई। तो यहाँ से अगर हम लोग डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई आएगा। तो बी इंटू डी एल के जगह पर हम लोग को 2 पाई आर लेना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर। ये हम लोग का टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको नोट कर लो। और इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। टू पाई आर, यहाँ पर देखो ये उल्टा दे दिया है हमको लगता है कि, लेकिन फिर भी म्यू नॉट एन आई बटा क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा, ये होना चाहिए। उसके बाद ए मोशन, ये हम लोग को नहीं जानना है, ये नहीं पढ़ना है। और उसके बाद दिया हुआ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, तो वो कैसे मूव करेगा वो एक तो देख लो। कि अगर हम लोग तो जानते हैं कि फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स लगने के बाद वो मूव किस तरह से करेगा। अगर मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें कोई चार्ज इंटर कर रहा है, तो यहाँ से सीधा आएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आएगा इस पर फोर्स लेगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री होगा, क्यू इंटू भी क्रॉस बी कर लो। तो अभी हम लोग ठीक है फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग भी से बी की ओर अपने चारों फिंगर को घुमाएंगे।
ए हम लोग का भी का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की ओर। ठीक है, अब वेक्टर में ऐसे जानते हैं ना, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो अपने कर्ल जो था चारों फिंगर को ए से बी की तरफ घुमाते हैं, तो जो अंगूठा होता है ना वो इसका डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर भी क्रॉस बी, भी इस डायरेक्शन में और बी अंदर की ओर, तो घुमाएंगे अपने चारों फिंगर को, मतलब चारों फिंगर को पहले भी के डायरेक्शन में रखो और इस चारों फिंगर को नीचे की ओर मोड़ो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे है ना, तो पता चल रहा है कि जो फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। मतलब यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, मूव करते करते यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, अगर मान लो कि नीचे वाला को अगर लेकर के चलें, यहाँ पर वेलोसिटी भी होगा तो ये ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, और डॉट होगा ना, तो डॉट होने पर उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। नीचे वाला को लेकर के चलते हैं, तो नीचे वाला जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो ये तुम्हारा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये मिडिल वाला जो पॉइंट है, इस मिडिल वाला पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा, अभी देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया। अब चारों फिंगर को हम लोग ऊपर की ओर करेंगे और उसको फिर अंदर की ओर मोड़ेंगे चारों फिंगर को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है। तो अंदर की ओर जब मोड़ेंगे ना, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऊपर की ओर ही रहेगा। तो देखो ये जो है फोर्स जब इधर लगा तो इधर से फिर से ऐसे मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद फिर यहाँ पर तो अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड रहा ना, तो ये यहाँ से फिर घूम जाएगा और घूम करके एक सर्किल बना लेगा और इस सर्किल पर रोटेट करेगा। ठीक है, और अगर ये तो ठीक है, ये तो एक केस हो गया। अगर हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ले लें और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ले लें, ठीक है, तो इधर लेंगे तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक भी कॉस थीटा जो चाहेगा कि हमारा जो चार्ज है इधर मूव करे, और दूसरा भी साइन थीटा। वो भी साइन थीटा वाला जो पार्ट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर भी साइन थीटा। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, अभी हम लोग देखें कि जब भी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो एक सर्किल में रोटेट करता है, और तो भी साइन थीटा की वजह से तो ये सर्किल में रोटेट करेगा, लेकिन भी कॉस थीटा इसको राइट साइड में धक्का देगा, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों के तुमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर लिए थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो रहा है, एक परपेंडिकुलर और एक राइट साइड में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इस पाथ को फॉलो करेगा, अदरवाइज बिल्कुल सर्किल में रोटेट करेगा। तो इस पाथ को अगर फॉलो करेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो क्यू भी साइन थीटा होगा, ये हमारा फोर्स होगा, और यहाँ पर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ए एम भी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सर्किल में जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो एम भी स्क्वायर बटा आर होता है, और ओ एम भी स्क्वायर बटा आर क्यू भी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस कहाँ पर निकाला है, यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकालना चाहें तो ए आ जाएगा एम भी स्क्वायर बटा बी इंटू भी साइन थीटा, और अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो यहाँ पर नीचे वाला 1 हो जाएगा और एक भी कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक भी को कैंसिल करेंगे तो कितना हम लोग का बच जाएगा, एम भी बटा बी, ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इस रेडियस से ये रोटेट करेगा। उसके बाद अगर हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर भी बटा आर होता है ना, तो भी बटा आर, तो भी का वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बी बटा एम, आर बी बटा एम, और एक आर पहले से है तो आर आर कैंसिल होकर के ए बी बाई एम आ रहा है, बी बाई एम। एक क्यू छूट रहा है हम लोग का ना, क्यू छूट रहा है, क्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा। देख लो थोड़ा साफ साफ कर देते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बटा आर इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं थीटा हम लोग का 90 डिग्री है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा एम भी स्क्वायर बटा क्यू भी इंटू बी बराबर भी से भी कैंसिल होगा तो एम भी बटा क्यू बी,
ए आ जाएगा रेडियस। या यहीं से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा क्यू बी इंटू आर बटा एम। ठीक है, और अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना चाहेंगे तो ओमेगा बराबर कितना होता है, v बटा आर। तो v बटा आर करेंगे तो क्यू बी बटा एम आएगा सिर्फ, ये हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बटा 2 पाई। तो ये हो जाएगा क्यू बी बटा 2 पाई एम, क्योंकि ओमेगा यहाँ पर निकाल चुके हैं तो सिर्फ 2 पाई से डिवाइड करना है, ए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और टाइम पीरियड अगर निकालना है तो बस 1/f टाइम पीरियड होता है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। हम लोग केस ए वाला ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर अगर कोई चार्ज एंटर करता है तो एक सर्किल में रोटेट करेगा, उस सर्किल का रेडियस ए होगा, वेलोसिटी ए होगा, एंगुलर वेलोसिटी ए होगा और फ्रीक्वेंसी ए हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अभी रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे, करना है थियोरेटिकल है थोड़ा सा, इसको बाद में बताएंगे। उसके बाद ए वाला लास्ट फोर्स। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स के लिए इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, ए छोटा सा ही है। आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, जो करंट वाला कर रहे थे उसमें पढ़े थे। और अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़े फोर्स का जो वैल्यू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, या फिर क्यू भी साइन थीटा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्यू वी क्रॉस बी यूज करेंगे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और क्यू के जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ना, करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जगह पर ई ले लेते हैं, एक माइनस साइन ले लेते हैं, वी के जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी लेते हैं। इतना फोर्स लगेगा, उसके अंदर जो चार्ज है, करंट कैरिंग वायर के अंदर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी एफ निकालना चाहें, एक छोटा सा एलिमेंट इसके अंदर लेकर के, तो इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मान लो एन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन एन है, वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होगा डी एल इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। और पर यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, एन इंटू डी एल इंटू ए। ठीक है, और ए वाला अंदर में जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ई माइनस ई इंटू वी डी अक्रॉस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ का वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो डी एल इंटू ए वॉल्यूम में एन इंटू डी एल इंटू ए हो जाएगा, और इंटू ए जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, ई वी डी अक्रॉस बी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको फिर से एक बार रीअरेंज करें तो एन ई ए इंटू वी डी इतना आ रहा है, एन ई ए इंटू वी डी, और डी एल अक्रॉस बी आ रहा है, डी एल अक्रॉस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से एन ई ए इंटू वी डी को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, डी एल अक्रॉस बी। प्रॉब्लम आ रहा है कंप्यूटर में, तो यहाँ से इसको हम लोग बी आई एल साइन थीटा बोल सकते हैं, जहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, डी एल और बी के बीच में। कहने का मतलब अगर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा और करंट कैरिंग वायर इधर रहा, तो हम लोग का जो फोर्स लगेगा इस वायर पर वो मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो रहा है ना, लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखें और करंट कैरिंग जो वायर है उसका डायरेक्शन भी सेम ले लें, तो यहाँ पर आइडियल, ये जो तुम्हारा आइडियल है इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर फिर मिनिमम फोर्स लगेगा, मतलब कि 0 फोर्स फिर हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस यहाँ पर दे दिया है, थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री रख करके। उसके बाद है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। अब इसमें कुछ चीज़ बचा हुआ है, एक तो ए बचा हुआ है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। अगर दो वायर है तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, वो एक तो हम लोग को निकालना है और दूसरा साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल तुम सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल हम अपलोड कर देंगे। और एक कुछ दिया हुआ है बेसिक चीज़ है, ये सब हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा।